हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, जिस लेक्चर 4 है ये, और इससे पहले लेक्चर 1 to 3 आ चुका है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगर आप उससे नहीं पढ़े हैं तो उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे एक एंशिएंट हिस्ट्री से बना हुआ प्लेलिस्ट है, उसे पढ़ें। ओके। और जो पुराना लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर प्रागैतिहासिक काल का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और उन लेक्चर को आप पढ़ना ना भूलें, क्योंकि वो लेक्चर जो हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आते भी हैं। आइंदा अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलते होंगे। उसी से संबंधित ये सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम विशेष रूप से इसमें हम पढ़ेंगे। ओके। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन जब आप दबा देंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आप अपने मोबाइल पे प्राप्त कर पाएंगे। सो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बारे में हम ये पढ़े कि इससे पुराने वाले वीडियो में हम ये पढ़े कि ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व में इसके अलावा जो और 4 सभ्यताएं थीं उसमें सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका विस्तार भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में हुआ था और ये त्रिभुजाकार प्रकार का दिखता है। ठीक, जिसके 1500 स्थल ढूंढे जा चुके हैं वर्तमान में, जिसमें से 900 भारत में और तो अफ़गानिस्तान में, और बाकी जो बचा वो पाकिस्तान में। ठीक, स्वतंत्रता से पहले 40 बस्तियों का खोज हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद और बस्तियों का खोज हुआ। ठीक, इन सबको हम लोगों ने पुराने वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, इन सब को हम कवर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनकी धार्मिक जीवन कैसी थी। भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये काल्पनिक चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लिखित जो साक्ष्य मिले थे उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, तो राजनीतिक जीवन, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र था, क्या यहाँ राजतंत्र था या यहाँ पे प्रजातंत्र था? कैसी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी? ठीक, और जो भी प्रमाण मिले हैं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित वो काल्पनिक है। ठीक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में शायद पुरोहित की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि शायद पुरोहितों द्वारा यहाँ पे शासन को संचालित किया जाता होगा, या फिर व्यापारी वर्गों द्वारा किया जाता होगा, या फिर नगर प्रशासन के लिए एक नगर निगम इकाई बनाई गई होगी जिसके द्वारा यहाँ पर शासन संचालन होता होगा। ये वास्तव में अनुमान पर आधारित है, ये काल्पनिक है। ठीक, एक विद्वान पिगट महोदय ने जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको पुरोहितों का शासन कहा था। किसने? पिगट महोदय ने। और पिगट महोदय ने ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में संज्ञा दी थी। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये तो था राजनीतिक व्यवस्था। अब हम चलते हैं सामाजिक जीवन की तरफ। ठीक, सामाजिक जीवन इनकी कैसी थी? तो हड़प्पा की खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे ये शांति प्रिय थे। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं मिला जो यहाँ पे पता चल सके कि इसकी जो सभ्यता थी झगड़ालू थी, इसीलिए इसे हम शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा,
समाज था कई वर्गों में विभाजित था। समाज कई वर्गों में विभाजित थी। जैसे मतलब ये कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था उसका आर्थिक आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे आपका व्यापारिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, दास वर्ग, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। ठीक, आर्थिक आधार पर इसका विभाजित किया गया था कई समाज में। ठीक, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जाति वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन सब पॉइंट को आप नोट कीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से है और जो आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो उनके किचन की जब खुदाई हुई तो वहाँ से मछली के कांटे और कुछ मांस के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मानव थे वो शाकाहारी रहे होंगे और मांसाहारी दोनों ही थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, खुदाई के दौरान ये भी पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष और स्त्रियां थे ये दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। ठीक, दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पर्दा प्रथा नर्तकियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब इस समाज व्यवस्था में पर्दा प्रथा नर्तकियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, लेकिन एक और आप पॉइंट याद रखिएगा कि सती प्रथा बाल विवाह जैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं थे। ठीक, अगर होते तो उसके साक्ष्य मिलते। ठीक, लेकिन ये नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा थी, नर्तकियों थी, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे उनके जो सामाजिक जीवन में वो मनोरंजन के लिए शिकार करना पसंद करते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे। और ये तो था हमारा सामाजिक जीवन जिसमें जो जो मुख्य पॉइंट था इसको हमने आपको कवर करा दिया। इन सबको अब आपका काम है कि आप इन सबको याद कीजिए। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, सामाजिक जीवन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के तरफ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था तो आर्थिक क्षेत्र में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं इस प्रकार से, कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, इन चारों को समझेंगे और इनकी कैसी स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता में इनको हम समझेंगे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था, कृषि था, पशुपालन, तीनों किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार, कृषि और पशुपालन तीनों किए जाते थे। ठीक, जिसका हम पहला देख रहे हैं कृषि। ठीक, कृषि तो कृषि में जोते हुए खेत हैं जिसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है। जैसे ये एग्जाम में पूछ भी चुका है कि जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिला है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा, बुआई, सिंचाई तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिंचाई वर्षा से ही करते थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको कृषि से संबंधित सभी ज्ञान से वो परिचित थे। ठीक, इसके अलावा ये कई तरह के फसल उगाते थे। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर, कपास से भी वो परिचित थे, चावल से भी परिचित थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था से संबंधित कृषि जब कार्य होता था तो उससे एक शब्द निकलता है अधिशेष कृषि। ठीक, जिसका मतलब होता है कि ऐसी कृषि जिसमें उपयोग करने के बाद जो बच जाता है उसका व्यापार होता है। ठीक, वैसे ही इसमें 9 प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अधिशेष कृषि उत्पादन होता था जिसमें 9 प्रकार के फसल उगाए जाते थे। सिंधु जो वासी थे उनका जो प्रिय फसल था वो था गेहूँ और जौ। ठीक, जबकि प्रसिद्ध व्यापारिक फसल कपास था। कपास को वो व्यापार करते थे। और ये जो चावल है, चावल के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। ठीक, और जो चावल के साक्ष्य मिले हैं ये लोथल और रंगपुर से मिले हैं, जो कि थोड़े ही बहुत मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था इसमें गेहूँ, चावल, जौ, सरसों, मटर, चना, कपास और तरबूज की खेती होती थी। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि 9 प्रकार की फसलें उपजाए जाते थे। एक और पॉइंट करके आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि होती थी उसमें गन्ना और रागी के प्रमाण
या उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये 2 ऐसे फसल हैं जिसका प्रमाण नहीं मिला है। ये तो था कृषि से संबंधित। जौ, गेहूँ प्रिय फसल और व्यापारिक फसल को आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक, याद रखिएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था में पशुपालन, ठीक। तो पशुपालन में प्रिय पशु जो था ये था कुबर वाला सांड, ठीक। और सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वो गाय और घोड़े से भी परिचित थे। और पशुपालन करते थे तो उनको कृषि में भी सहायता मिलती थी, यात्रा करने में भी सहायता मिलती थी पशुपालन करने से। अब देखते हैं व्यापार, ठीक। तो सबसे पहले तो व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक। बाह्य तरीके से आपका हो गया पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्रों में व्यापार होता था। और ये जो व्यापार होता था ये विनिमय तरीके से होता था, क्योंकि इस समय तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए विनिमय प्रणाली था। विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, ठीक। जिन लोगों के पास कोई सामान नहीं होगा वो दूसरे सामान को लेंगे और दूसरे सामान को वो देंगे, ठीक। विनिमय तरीके से ये चलता था। अब देखते हैं उद्योग, ठीक, कि सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग कैसी थी। तो इस सभ्यता में सबसे बड़ा जो उद्योग था ना वो था सूती वस्त्र उद्योग, ठीक। सूती वस्त्र उद्योग जिसका व्यापार किया जाता था शिल्प द्वारा। जो बर्तन, मूर्ति, ये जो वस्तुएं बनाए जाते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारा अर्थव्यवस्था हो गया। अब देखते हैं धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन कैसी थी, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी हम कवर करेंगे। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। इसे क्वेश्चन आ भी चुका है तो उसे आप स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन कैसी थी इन पे हम बात करते हैं, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म तो मौजूद था पर कई रूपों में मौजूद था, ठीक। इनके पूजा पाठ करने के नियम अलग अलग थे, ठीक। इस सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो मानव थे वो लौकिक सभ्यता पर विशेष रूप से विश्वास करते थे। लौकिक मतलब क्या? लौकिक का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, और अलौकिक जो कि हम नहीं देखते उसमें विश्वास करते हैं। तो जैसे वर्तमान में आप देखते ही हैं कि बहुत सारे मनुष्य जो हैं वो लौकिक पे विश्वास करते हैं और बहुत सारे मनुष्य अलौकिक पे। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में करता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण मिला है, तो नहीं। दूसरा पॉइंट, देवी और देवता यज्ञ कर्म कांड, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देवी और देवता यज्ञ कर्म कांड को लेकर विवाद था, ओके। जैसे दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्राकृतिक पूजक थे जैसे पेड़, नदी, सूर्य इत्यादि, ठीक। तो ये देवी देवता यज्ञ कर्म कांड को लेकर इनमें विवाद था, परंतु इस सभ्यता के जो लोग थे वो प्राकृतिक पूजक थे जो अपनी दैनिक जीवन के प्रति आस्था रखते थे, जैसे पेड़ में, नदी में, सूर्य में, चंद्रमा में इत्यादि को पूजते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु देवी की पूजा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक। और एक है उर्वरता देवी की पूजा जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, ठीक। एक मोहर से मुख्य देवता पशुपतिनाथ का भी प्रमाण मिलता है, ठीक। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अग्निकुंड के प्रमाण जो कि लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिले हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि ये जो अग्निकुंड था इसका उद्देश्य आत्मा की अमरता के लिए होता था या पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य को लेके किया जाता था। सारे पॉइंट को याद रखिएगा कि अग्निकुंड के प्रमाण लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं। कालीबंगा से आपका जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, चावल के जले हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके बाद हमारा आने वाला है लेक्चर 5 जो कि नगर नियोजन से संबंधित टॉपिक है, उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय नियोजन के नाम से ही प्रसिद्ध था। तो जब आप उसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसी वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, फिर वैदिक काल आया, ठीक, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन सभ्यता थी, ठीक।
तो मिलते हैं नई वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।